आज हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को, जिसका इकोनॉमी वाला सेक्शन हम आज अच्छे से करने का कोशिश करेंगे। अब एक बात को ध्यान रखना आप लोग कि प्रीलिम्स बहुत कम टाइम रह गया है आप लोग के लिए। प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन जो इस बार देने के बारे में सोच रहे हैं या जो देने का जिनको देना है इस बार प्रीलिम्स 2022 वाला, तो अब जो क्लासेस होगी अच्छे से समझना। अब जो क्लासेस होगी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लासेस होगी, बहुत जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही रेलिवेंट होगा। कुछ कुछ चीज़ें छूट भी सकती है, जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा वो अब कवर करवाने का यहाँ पे कोशिश करा जाएगा। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें जो होगी तो वो क्लासेस में कवर नहीं हो पाए या कम हो पाए, ठीक है। और एक्चुअली मैगज़ीन का एक सीरीज़ होता है, इसके बाद ऐसे ऐसे करके मैगज़ीन आता है, तो कभी कभी हो सकता है कि ओवरलैप करे टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल इस वाले मैगज़ीन में भी आप देखोगे कि पहले जो हमने टॉपिक कवर कर दिया था किसी दूसरे वाले मंथ वाले मैगज़ीन में, तो वो वाला टॉपिक भी यहाँ पे रिपीट हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, वो वाला टॉपिक वहाँ से अच्छे से कवर करना है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रख लो, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी जुलाई का करंट अफेयर्स 2021 का, ठीक है। चलो देखो, पहला है आपको क्या, इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स। हम लोग टू द पॉइंट आप पढ़ेंगे, प्रीलिम्स 2022 पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हम लोग टू द पॉइंट आप पढ़ेंगे। देखो, इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स, यहाँ से क्या क्या टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहले बन सकता है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या होते हैं। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या होते हैं, इंडिया में जो इंडिया का जो फॉरेस्ट रिज़र्व है वो कितने नंबर पे है, मतलब कि कितनी कंट्रीज़ है जिसके पास फॉरेस्ट रिजर्व्स इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। और यदि यदि और ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पे जाएंगे तो वो आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, इससे इन्फ्लुएंस होके। और पूछा जा सकता है इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व को कौन मैनेज करता है, कैसे मैनेज करता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। चलो देखो, इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व्स एक्चुअली $612 बिलियन के आसपास हो गया था। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है आफ्टर चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, CJS याद रखना, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड है, उसके बाद है इंडिया फोर्थ नंबर पे, ठीक है। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है ये आपको पता होगा शायद, और नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स है ये सब चीज़ अगर 2022 प्रीलिम्स आप दे रहे हो तो। चलो, तो ये बेसिकली अलग अलग करेंसीज, जैसे फॉरेन करेंसीज हो गई वो आएगी अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में। और देखो तुम्हारा जो गोल्ड हो गया, गोल्ड का रिजर्व्स है वो भी आएगा फॉरेन रिजर्व्स में। और एक और स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो IMF के द्वारा IMF जो है वो भी इसमें आता है, ठीक है। अब स्पेशल ड्राइंग राइट या SDR क्या है ये आपको बेसिक्स के रूप में पता होना चाहिए। ये तीन चीज़ हुआ। और बताओ एक चीज़ क्या आता है, ठीक है, और भी कोई चीज़ आता है क्या। हाँ, मैंने कुछ चीज़ हो सकता है मिस कर दिया हो, तो आप लोग मेरे को बताना कि कौन सा चीज़ मैंने मिस करा। चलो अब देख लो, फॉरेक्स रिजर्व्स जो इंडिया में है उसका मैनेजमेंट वगैरह कैसे होता है। ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इंडिया में, वो रिस्पॉन्सिबल, जो उनका मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इंडिया में RBI है। क्योंकि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही मैनेज करती है फॉरेक्स रिजर्व्स को। कौन से दो एक्ट है जिसके अंतर्गत इनको रिस्पॉन्सिबल रखा गया है RBI को कि वो मैनेजमेंट कर सके फॉरेक्स रिजर्व्स को। RBI एक्ट 1934 पहला, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। मतलब क्या, RBI एक्ट 1934 हो गया एक, और ये वाला कौन सा था, फेमा 1999। ये दोनों एक्ट रिस्पॉन्सिबल करती है, ठीक है। चलो, इसका 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये 4 कंपोनेंट होते हैं, 3 मैंने शेयर कर दिया, एक कोई मिस हो गया है, बताओ कौन सा मिस हुआ है। अगर मिस हुआ है तो ध्यान नहीं मैंने बताया कि क्या बताया। चलो, क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे कि, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से क्या क्या चीज़ होगा जिसके कारण फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ सकता है, फॉरेक्स रिजर्व घट सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या क्या सिलसिला है इसका, ठीक है। तो देखो, अभी जो रिसेंट टाइम था ना जिसमें सडन इंक्रीज़ हुआ है फॉरेन रिजर्व्स का, उसके पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे हाई फॉरेन कैपिटल फ्लो। मतलब कि जैसे FDI वगैरह होता है, तो इसमें क्या होता है, इंडिया में फॉरेन करेंसीज या फॉरेन इनफ्लोज होती है, तो इसके कारण भी आपका FDI और FDI हो गया, FPI हो गया, ये सब के कारण आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है। दूसरा,
कैपिटल आउटफ्लो जो है वो कम गया। कैपिटल आउटफ्लो कम गया मतलब क्या हुआ, इंडिया से बाहर जो पैसा जाता था, इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे चीज़ हम लोग जैसे कि ख़रीदते थे या कुछ भी होता था, तो कोविड-19 के टाइम पे क्या हो गया था ना कि हम लोग सरप्लस में चले गए थे। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में चले गया था, कितना के आसपास सरप्लस में चले गया था। हम लोग आउटफ्लो, हमारा जो करेंसी है वो ज़्यादा नहीं हो पाया था फॉरेन करेंसीज, तो इस कारण से भी क्या हुआ, हमारा ये फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता रहा। और रिमिटेंसेस जो डायस्पोरा के द्वारा रिमिटेंसेस हैं वो भी बढ़ी है। तो ये सब रीज़न है। और भी है मासिव लिक्विडिटी इंजेक्शन इन यूएसए। आपको पता होगा यूएसए ने अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पोस्ट पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे पैसे को या बहुत सारे डॉलर को उन्होंने क्या करा था, इंजेक्ट किया था मार्केट में। तो वो भी एक रीज़न था अपने यहाँ का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने के लिए। तो समझ में आ गया फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड बहुत कुछ। चलो, इससे रिलेटेड इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आप लोग करते रहना, ठीक है। मैंने बता दिया है कि कैसे आपको करंट अफेयर्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, तो प्लीज़ आप लोग वैसे यूटिलाइजेशन करने का कोशिश करना। चलो आगे चलते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है पहले इकोनॉमी वाले सेक्शन में, पहले इन द सेंस शायद नवंबर या दिसंबर के करंट अफेयर्स के मैगजीन में मैंने बताया है आईबीसी को। तो आईबीसी अभी हम लोग रहने देंगे क्योंकि ये सब चीज़ आपने पढ़ना चाहिए था पहले वीडियो के थ्रू। चलो, उसके बाद आता है आपको फिर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट, बहुत कुछ हमने अच्छे से बता रखा है नवंबर या दिसंबर के मंथ के मैगज़ीन में, ठीक है, जो हमने उसके बारे में डिस्कशन करा था। तो ये भी वहाँ से आपको देख लेना चाहिए। चलो, जो सोच रहे हैं कि स्किप कर दोगे, स्किप मत करना एक भी वीडियोस, इकोनॉमी, पॉलिटी या जो भी सेक्शन, कम से कम इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ये चारों के वीडियोस को स्किप मत करना। और जो सिक्योरिटीज़ हो गए, आईआर हो गई, और कौन कौन सा बचा हुआ है, कल्चर, ये सब बहुत शॉर्ट है, इसको भी मत स्किप करना। चलो, हाँ, अब आता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। ये क्या है बेसिकली, ये एक तरह से मान लो बैड बैंक्स है। मतलब क्या हुआ कि मान लो बैंक ए है, इसके पास बहुत सारा पैसा, इसने बहुत कुछ इशू कर दिया, बहुत पैसा लोन दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा कंडीशन आ सकता है कि बहुत को इनको पैसा नहीं दे पाए, तो क्या करेगा बैड बैंक यही जो पैसा जो फंस गया है बैंक का, इसी पैसे को वापस से किसी तरह से लाने का कोशिश करेगा, अलग अलग रूप में, एसेट ग्रुप में अलग अलग तरह से, ये पूरी जो तरह से पैसे बर्बाद हो रही है उसको ठीक करने का कोशिश करेगा। सिंपल शब्दों में ये समझ लो, ठीक है। जो बैड लोन्स वगैरह हो गया है उसको बैंक बुक से ख़त्म करेगा, ऐसा ही कुछ है। इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, पहले आपने ये चीज़ समझ लेना है NARCL क्या होता है। उसके बाद NARCL जो है पहला बार प्रपोज हुआ था IBA के द्वारा इन 2020। IBA बोले तो इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है। और बजट 2021-22 में आप देखोगे गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ARC एंड AMC। ARC क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और AMC क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो कौन से बजट में आया था, तो ये वाले बजट में आया था। क्या काम है इसका, ये वाला जो कंपनीज और मैनेजमेंट है, ये इसका क्या काम है, नाम से ही पता चल रहा है कि एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करेगा और या एसेट को मैनेजमेंट करेगा। समझ में आ रहा है क्या था ये, आप लोग देख लेना। जो स्ट्रेस्ड डेट है ना, स्ट्रेस्ड डेट जो गवर्नमेंट ये बैंक ने इशू कर रखा है, बैंक ने दे रखा है, तो उसी को कंसोलिडेट मैनेज ये सब चीज़ करेगा। चलो, अब यहाँ पे देख लो, हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ पता होना चाहिए कि NARCL जो है, ये जो है रिकंस्ट्रक्ट करेगा ओनली दोज एसेट्स विच आर 100% प्रोवाइडेड बाय द लेंडर्स, जो कि पूरा का पूरा लेंडर के द्वारा दिया गया है, और जो कि क्लासिफाइड एंड नॉट क्लासिफाइड एज फ्रॉड और एमिड लिक्विडेशन प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि लिक्विडेशन प्रोसेस में चल रहा है वो एसेट्स। फॉर एग्जांपल हो सकता है एक बैंक ने इसको पैसा दिया, ठीक है, और ये वाला आदमी पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो हो सकता है कोई एक लिक्विडेशन प्रोसेस चला रहा होगा बैंक, समझ में आ रहा है, तो इस वाले के लिए नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंपनी जो अगर मान लो फ्रॉड वगैरह के थ्रू भी क्लासिफाई हो गया है, पैसे जो दिया है बैंक ने इसको, अगर इसमें फ्रॉड वगैरह आ गया था या
अगर वो लिक्विडेशन प्रोसेस ऑलरेडी उसमें चल रहा है तो यहाँ पे ऐसे वाले को ये नहीं करेगा, बट रिकन्स्ट्रक्ट करेगा सिर्फ उसी को, वही एसेट्स को जो कि 100% प्रोवाइडेड बाय द बाय द लेंडर्स, 100% प्रोवाइडेड फॉर बाय द लेंडर्स, उसी को करेगा। एनपीए के बारे में भी हमने पहले नवंबर या दिसंबर के मैगजीन वाले में सेक्शन में हमने अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है एनपीए के बारे में, तब भी देख लो एनपीए क्या होता है आपका। जब कोई भी लोन जो बैंक ने दिया है वो लोन 90 दिन, अगर उस लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एनपीए उसको करार दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चरल लोन्स के केस में देखो अलग अलग टाइप से एनपीए होता है। पहले देखो 2 क्रॉप सीजन तक फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है उसमें अगर दो क्रॉप सीजन तक अगर उन्होंने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं चुकाया तो वो क्या हो जाएगा, वो लोन आपका एनपीए हो जाएगा। पहला शॉर्ट ड्यूरेशन वाले क्रॉप के लिए था ये। दूसरा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए ये टू क्रॉप सीजन नहीं होगा इनके लिए, 1 क्रॉप सीजन होगा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वाले क्रॉप। अगर इसमें वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तो अगर वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इसमें नहीं कर पाएंगे तो वो एनपीए करार दे दिया जाएगा। समझ में आया। उसके बाद देखो आपने क्या है कि बहुत फास्ट जा रहे हैं आई नो, बट अगर अभी आप फास्ट नहीं करेंगे तो बहुत कुछ रह जाएगा। चलो एआरसी जो है, जो ऊपर हमने बात करा था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो एक टाइप का स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है जो कि फैसिलिटेट करेगा बैड लोन्स रिजोल्यूशन फॉर बैंक्स, ये सब चलो ठीक है। अब एआरसी जो हुआ है इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट और रजिस्टर्ड विथ आरबीआई अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सरफाइसी एक्ट का फुल फॉर्म देख लेना। मैंने सरफाइसी आईबीसी सबके बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया है, प्लीज़ देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। नवंबर दिसंबर का इकोनॉमी का करंट अफेयर्स और सब सब्जेक्ट का देखना, जो भी मैंने डाला है बहुत शॉर्ट बनाया है, ठीक है, बहुत कुछ कवर हो जाएगा। चलो ठीक है, सब देखना, बट इकोनॉमी का सेक्शन देखोगे तो नवंबर दिसंबर का, तो ये सब चीज़ थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं। चलो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन मिलके इस मिशन को लॉन्च किया। तो महुआ और मीटी ने, महुआ बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मीटी बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पता है, ठीक है। चलो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि महुआ के द्वारा आया गया है। IUDX स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म, स्मार्ट सिटीज़ 2.0 वेबसाइट एंड GMIS फुल फॉर्म वगैरह देख लेना, महुआ के द्वारा ये सब चीज़ लॉन्च हुआ है। चलो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में आपने पता होना चाहिए। इसको रिलीज़ कौन करता है, तो NSO करता है। चलो NSO रिलीज़ करता है तो NSO के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। NSO जो है वो स्टैटिस्टिक्स विंग से किसका, तो मॉस्पी का है। मॉस्पी बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये आपका स्टैटिस्टिक्स विंग है। अब NSO देखोगे आप तो NSO में 2 कंपोनेंट आपको ध्यान रखना चाहिए, CSO और NSSO। CSO क्या, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि एक कंप्यूटर सेंटर है, और दूसरा NSSO मतलब द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये चीज़ इसमें है, NSO में पता होना चाहिए। अब IIP कौन निकालता है, तो हाँ भाई IIP भी यही निकालता है, ठीक है। चलो इसी तरह से ASI के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये सब कौन निकालता है। एक चीज़ क्या करना ना, आप लोग ऐसे कोशिश करना इंडेक्स रिपोर्ट्स वगैरह का कुछ एक चार्ट टाइप का या कुछ भी नोट्स टाइप का प्रिपेयर कर लो। चलो ऑब्जेक्टिव क्या है PLFS का, ये सब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, देखना होगा तो देख लेना। चलो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिकेटर्स के बारे में, कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसको बोलते हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं आपको इसको, किसको देखो अच्छे से देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। नहीं समझ में है तो सुनो, देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है जो आदमी एम्प्लॉयड है या जो आदमी एम्प्लॉयमेंट सीक कर रहा है, जो आदमी एम्प्लॉयड है प्लस जो आदमी एम्प्लॉयमेंट सीक कर रहा है बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100।
ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मतलब क्या, जितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, लेबर फोर्स में क्या आ जाएंगे, जो एम्प्लॉयड है वो भी, और वो बंदे जो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन वो सीक कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? ऐसे नहीं कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको ले लोगे, नहीं, लेकिन ऐसे सुनो, ऐसे नहीं कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसको ले लोगे सिर्फ, बट वैसे अनएम्प्लॉयड लोग को लेना है आपको, वैसे अनएम्प्लॉयड लोग को लेना है जो कि एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि 12 साल के बच्चे को भी आप ले लोगे, 8 साल के बच्चा को भी ले रहे हो जो पढ़ना जा रहा है और उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको इसमें नहीं लोगे आप। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आप उनको लोगे जो लेबर फोर्स है। वो क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन लिखा हुआ है, इससे ये मतलब समझना कि सब के सब, बल्कि वो अनएम्प्लॉयड पर्सन जो सीक कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो चाह रहे हैं कि उनको रोजगार मिले, तो ये यहाँ पे है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये तो सिंपल पता ही चल रहा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। उसी तरह से प्रोपोर्शन एम्प्लॉयड, ये सब आपका नंबर ऑफ प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड है, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये सब है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, ये होगा आपका नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इनटू 100। चलो ये सब ठीक है, कर लोगे। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में इस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे उद्यम पोर्टल किससे रिलेटेड है या क्या है, ये सब पता होना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें जो एक बार आप रीड आउट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है, इम्पॉर्टेंट ये भी बन जाता है, ऊपर तो इम्पॉर्टेंट था ही। देखो, पहले एमएसएमई का क्लासिफिकेशन इस तरह से होता था, अब एमएसएमई का क्लासिफिकेशन इस तरह से होने लगा। तो क्या है ये, देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम में, देखो माइक्रो में देखो अब क्या कर दिया गया ना, पहले मैन्युफैक्चरिंग, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, सर्विस इंटरप्राइजेज के लिए, देखो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ये इंटरप्राइजेज दोनों के लिए एक ही टाइप का, अब आपका दोनों का बीच में ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत है वो, इसमें ज़्यादा नहीं है। चलो, इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में क्या है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम रहेगा। माइक्रो का पहले देख रहे हैं, 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल में क्या रहेगा, 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर में 50 करोड़ से कम। स्मॉल में, मीडियम में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम या टर्नओवर 100 करोड़ से कम। ठीक है, तो आपने पता होना चाहिए। चलो, एक पैटर्न देखना जिसको याद नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे देखो ऊपर, देखो इसको इंटू 5 करो, इसको इंटू 5 करो, इसको इंटू 5 करो, ठीक है। उसके बाद 10, देखो यहाँ पे इसमें 1 10 20 याद रखना, 5 50 100, ऊपर वाला भी याद रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, किसी भी तरह से याद हो जाना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, न्यू डेफिनेशन का अंदर क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंटरप्राइजेस हैज़ बीन एलिमिनेटेड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर सच इंटरप्राइजेस हैव बीन रिवाइज्ड अपवर्ड्स। देखो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आप देखोगे, पहले देखो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इतना था, आप देखो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया। इससे क्या होगा समझो, एक एमएसएमई सेक्टर्स जो होते हैं, एमएसएमई सेक्टर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, और उनको बहुत सारा सरकार की तरफ से बेनिफिट्स भी होती है। ठीक है, तो अगर एमएसएमई सेक्टर में ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसे ऐसे रहेगा, ये सब क्राइटेरिया रहेगा, तो क्या होगा, देखो समझो फिर से समझो कि मान लो 10 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट था, पहले 10 करोड़ रुपए तक था, और 10 करोड़ से ज़्यादा जैसे ही होगा, 10 करोड़ से ज़्यादा जैसे ही होगा तो एमएसएमई का बेनिफिट लेना बंद कर देगा, ऐसा हो सकता है। बट अब क्या हो गया, 20 करोड़ कर दिया गया, तो 20 करोड़ तक पहला तो इनको फ़ायदा मिलेगा एमएसएमई से। दूसरा क्या होता था, अब ये एमएसएमई रहने के कारण, एमएसएमई रहना चाहते थे, एमएसएमई में ही रहना चाहते थे 10 करोड़ वाले, और इससे ज़्यादा वो नहीं जाना चाहते, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑन पेपर कम से कम वो लोग नहीं दिखाते थे। बट अब क्या होगा, 20 करोड़ तक आते आते ये लोग 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट भी दिखाएंगे, इनसे थोड़ा सा फॉर्मलाइजेशन वगैरह भी थोड़ा अच्छे से हो पाएगा। बहुत सारे रीजन है, ये मैंने कुछ रीजन्स बताए। खैर चलो चलते हैं आगे। तो एमएसएमई वाला आपने हो गया। उसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में आपको देखना है, तो ये एक बार पढ़ लेना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, द लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ अनवील्ड प्लान्स फॉर फ्रीट
स्मार्ट सिटीज़। देखो फ्री स्मार्ट सिटीज़ का किसने अनवील करा प्लान, तो ये करा है मोकी ने, ठीक है। और ऐसा पूछा जा सकता है कि पूरा का पूरा इंडिया में आ जाएगा, कितना सिटी में है, क्या कुछ हैगा, पायलट बेसिस पे या कुछ भी। अगर क्वेश्चन इससे बना तो आपने पता होना चाहिए कि 10 सिटीज़ को लगभग ये स्टार्टिंग में डेवलप करेगा, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडियन शिपिंग इंडस्ट्रीज में देखना होगा, शिपिंग के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से देख लेना। हम फिर से बता रहे हैं, प्रीलिम्स 2022 पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लियर करने का आप लोग को कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक। फ्लैगिंग इन लाइट हाउसेस, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल, ये सब भी अगर आपने पढ़ना हो तो एक बार पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है। चलो बस लगभग आपका। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फ़ंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है, ठीक है। तो देख लो ये क्या होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फ़ंड, या ये आपको पता होना चाहिए क्या कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स वगैरह क्या होता है। ये बेसिकली वो फंड है, मान लो समझो, मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, ये कोल वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ से कोल बहुत होता है, और यहाँ पे एक इंडस्ट्री है जो इससे पूरा का पूरा कोल एक्सट्रैक्ट या मैक्सिमम कोल या कुछ भी मान लो, थोड़ा सा कोल या कितना भी कोल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है उनका रिसोर्सेज जा रहा है, ऑल्दो ये पूरा का पूरा इंडिया का रिसोर्सेज है, बट यहाँ की कम्युनिटी चाहेगी कि इनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिले इस कंपनी से। तो इसी के लिए डीएमएफ बनाया गया है कि वैसे डिस्ट्रिक्ट्स या वैसे कम्युनिटी या कुछ भी वैसा एरिया, पार्टिकुलरली अगर देखो तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का अगर हम बात करें, वैसे डिस्ट्रिक्ट जो कि माइनिंग से अफेक्टेड है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है उनको भी लाभ पहुँचे, उनको भी फ़ायदा मिले, उनसे भी बेनिफिट शेयर हो, तो उस केस के लिए डीएमएफ एक्ट लाया गया था। पढ़ लेना, जो हमने बताया है उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका फाउंडेशन फंड्स है, ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट, ये किस तरह से नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट वगैरह के रूप में आया था। चलो ठीक है। अब प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में देख लेना। ये भी वही है कि ये जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, तो खनिज वाला जो क्षेत्र है, वह जो क्षेत्र जो माइनिंग वगैरह सबसे रिलेटेड है, उनके वहाँ के आदमी लोग को फ़ायदा पहुँचाया जाए, वहाँ के पीपल को वेलफेयर दिया जाए अलग अलग रूप में, तो उसी के लिए है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। चलो बहुत बढ़िया, देखो हो गया। अभी सब पढ़ना होगा, एक बार रीड आउट कर लेना अगर करने का मन होगा तो, ठीक है। तो ये बिल के बारे में पढ़ना हो तो बिल के बारे में पढ़ लेना कि ये दो चीज़ को क्रिएट करा था, ठीक है। दो चीज़ों को क्रिएट करने के बारे में बात करा गया था, इसमें दो चीज़ों को क्रिएट करने के बारे में बात किया गया था। ये जो हमने बोला क्रिएट करा है, उसको थोड़ा सा होल्ड करो, ये चीज़ रखना कि ये सब चीज़ें क्रिएट करने के बारे में बात किया गया था, ये सब जो भी है। चलो अब शॉर्ट में समझो, बहुत शॉर्ट में समझाने का कोशिश करें हम। तो अब क्लास को हम लोग क्लोज करते हैं, जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स इकोनॉमी का। ओके बाय, थैंक यू।